बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर ही क्या था बेटा? बैक्टीरिया। तो कोई फॉर्म ऑफ दी शुगर हो, सबसे पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट कराना होगा? ग्लूकोज में। बेटा जैसे ब्लड की मैचिंग करना जरूरी है, ऑर्गन की भी मैचिंग होती है। सीवेज में नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं बेटा। जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेटा, मिट्टी, पत्थर, ये नीचे सेटल हो जाते हैं। इंसेक्ट का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। गोबर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। इस एक्टिवेटेड स्लज का मेजर हिस्सा कहाँ भेज दिया जाता है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। बीओडी को हम डिफाइन करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हेलो, स्वागत है आप सबका बेटा इस बैकलॉग सीरीज में। और आज हम जिस चैप्टर का बैकलॉग खत्म करने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा लेक्चर है। सो इतने बड़े बड़े लेक्चर्स करने के बाद अब आपको थोड़ी राहत की सांस मिलेगी, बिकॉज हम बहुत अपने प्यारे से छोटे से चैप्टर का बैकलॉग आज क्लियर करने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जैसा कि चैप्टर का नाम सजेस्ट करता है, माइक्रोब्स, ठीक है। तो हमें हमेशा लगता है कि माइक्रोब्स तो हमेशा डेंजरस होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं, बीमारी फैलाते हैं। नहीं, लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, हर माइक्रोब्स ऐसा नहीं होते हैं। यस, आपने कुछ जानलेवा माइक्रोब्स 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, बट हम आज प्यारे प्यारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो जो हमारे वेलफेयर के लिए हैं, जो हमें फायदा पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की अगर बात करो बेटा, तो एनसीईआरटी में सबसे पहले ये वाला आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है। इसमें देखो क्या क्या बातें लिखी हुई हैं कि बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स होते हैं बेटा मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। यस, क्योंकि वो इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कम जगह में भी पता नहीं कितने हजारों तुम्हें माइक्रोब्स दिखेंगे तो नहीं, बट होते हैं। आपने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्लास 11 में पढ़ा है, आपने बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ा है, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा है। डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? अगर मैं आपसे पूछूं बैक्टीरिया किस किंगडम में था, किसी को याद है बैक्टीरिया किस किंगडम में था? बैक्टीरिया बिलोंग करता है किंगडम मोनेरा को। किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर ही क्या था बेटा? बैक्टीरिया। विच आर दी वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक जिसको आप आसानी से देख ना आपको, ठीक है, देखना सको, देख ना पाओ। माइक्रोब्स बेटा देखो हर जगह प्रेजेंट है, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड आवर बॉडीज टू, और दूसरे एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी बेटा एज अ पैरासाइट प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट ऐसी जगह जहां पर और कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता, जैसे गीजर। गीजर मतलब जहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, ऐसी ओपनिंग्स हैं जहां से गर्म पानी निकल रहा है। कैन वी थिंक ऑफ लिविंग ओवर देयर? बेटा हम तो ऐसे ही 40-50 डिग्री में त्राही त्राही मचाने लगते हैं, हाई गर्मी हाई गर्मी, बट वो ऑर्गेनिजम्स 100 डिग्री पर ऐसे मस्त नाचते खेलते नजर आते हैं, मस्त नाच रहे होते हैं। कोई कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं बेटा जो इतने हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो कौन से बैक्टीरिया होते हैं बेटा, जल्दी से बता दीजिए। वो ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा हो। ये बेटा सॉइल में एकदम डीप भी प्रेजेंट हो सकते हैं, स्नो में भी एकदम डीप में प्रेजेंट हो सकते हैं। हम बेटा स्नो में नहीं प्रेजेंट हो सकते, ठीक है। क्या उम्मीद करते हो तुम रह लोगे? नहीं, हम तो बहन पूरा का पूरा एकदम अपने आप को लेयर करके जाते हैं, कुछ भी दिख नहीं रहती, हाथों में भी ग्लव्स, पूरी टोपी, कान भी ढक लेते हैं, ठीक है। बट ये स्नो में ही पाए जाते हैं, सेवरल मीटर्स थिक स्नो में प्रेजेंट हो सकते हैं, हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे भी हमने पढ़े हैं जो हाई टेम्परेचर और हाई एसिड वाले होते हैं, 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स है बेटा, बहुत वैरायटी के होते हैं। प्रोटोजोआ आ सकता है, बैक्टीरिया आ सकता है, फंजाई आ सकता है, इवन देयर आर सर्टेन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स आ सकते हैं, सॉरी माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस आ सकते हैं। आपने पढ़े हैं वायरॉइड्स के बारे में पढ़ा होगा, देखो, एंड प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा होगा जो इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, इन्फेक्शियस भी होते हैं, ठीक है। ये सारे तुम्हारे के क्या है बेटा? प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं जो तुम्हारे प्लांट वायरसेस हैं, ठीक है। टीएमवी के बारे में तुमने पढ़ा होगा, प्लांट वायरस जो है, तुमने प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा है। तो ये सब माइक्रोब्स के अंदर ही आ रहा है, और ये बताने के लिए हम पढ़ रहे हैं कि माइक्रोब्स देखो कितने डाइवर्स है, कितने वैरायटी वाले हैं। माइक्रोब्स, अगर हम बैक्टीरिया और फंजाई की बात करें तो इनको हम न्यूट्रिटिव मीडिया पर लैब में ग्रो कर सकते हैं। कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो और फटाफट उसको कल्चर कर लो, और वो कॉलोनीज बना सकते हैं। और कॉलोनीज बेटा तुम आसानी से नेकेड आईज के साथ देख सकते हो। ये देखो लैब में, ये देखो, ये
बैक्टीरिया की कॉलोनी है, ये फंगल की कॉलोनी है। तो इसको ग्रो कराया गया है एक प्लेट पर कल्चर करके, इसको कल्चर प्लेट कहते हैं। तब जा करके आपको बैक्टीरिया और फंजाई दिखाई दे रहे हैं। दैट कैन बी सीन विद दी नेकेड आई। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ाया बेटा, ये इसलिए रीड करवाया क्योंकि इससे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बच्चे पहला पैराग्राफ ऐसे ही उड़ा देते हैं, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हमने पूरे के पूरे एक बार रीड कर लिए। उसके बाद डायग्राम जरूर याद करना बेटा। ये क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसको मैग्नीफाई इतने पावर पर किया गया है तब जाकर के ऐसा दिख रहा है। ये गोल मटोल बैक्टीरिया है। गोल मटोल बैक्टीरिया कौन सा होता है बेटा, कोकस, सेम पावर पे मैग्नीफाई किया गया है। यहाँ पर आपको एक रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है जिसमें इसका फ्लैजिला दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स ये मोटाइल बैक्टीरिया है। कौन सा, रॉड शेप वाला कौन सा होता है, बैसिलस। इतना सुंदर कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने अब इसको देखो, हमने इसको 50,000 एक्स पर मैग्नीफाई किया है, तब जाकर के हमें एक प्रॉपर सुंदर सा रॉड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है। ये क्या है बेटा, बैक्टीरियोफाज, जिसको बच्चे सस्ता स्पाइडर कहते हैं। ठीक है, ये है बेटा एडिनोवायरसेस, जो आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस, सांस लेने में जो परेशानी होती है वैसी बीमारियां कॉज करता है। और ये देखो रॉड शेप बैक्टीरिया है बेटा। रॉड शेप बैक्टीरिया क्या होता है, टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। ठीक है, डायग्राम, इमेजेस एनसीईआरटी के हमेशा आपके ध्यान में होने चाहिए। अब हम ये जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब जो हमारे काम के हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी वाइज पढ़ना। सबसे पहले जो हम माइक्रोब्स पढ़ने वाले हैं बेटा, वो है ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे हाउस होल्ड में एज अ हाउस होल्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं और सब खाते होंगे बेटा। अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, ठंड में थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, बट हम सब के घर में बेटा ये बहुत कॉमन चीज़ है जो मम्मी घर में जमाती है, नहीं तो हम बाहर बाजार से खरीद लेते हैं। कर्ड खाने का क्या फायदा है, कर्ड में एक बहुत यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। यू नो उस बैक्टीरिया, उस कर्ड में क्या है बेटा, कर्ड खाना हमारे लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये रिच होती है विटामिन B12 में। हमारी से आधा से ज़्यादा जनता बेटा, आधा ज़्यादा क्या 90% में विटामिन की तो कमी होती ही है। विटामिन B12 भी बहुत लोगों में कम है, तो विटामिन B12 का बहुत अच्छा सोर्स है बेटा हमारा कर्ड। ठीक है, और प्लस कर्ड जैसे ही पेट में जाता है तो पेट में जाने के बाद ये अगर कोई दूसरे माइक्रोब्स होंगे तो उनकी ग्रोथ को भी चेक करता है। दैट मीन्स ये हमारे लिए ही बना है, क्योंकि ये हमारे लिए है इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोबायोटिक। प्रो का मतलब फॉर, बायोटिक का मतलब, ये बायोटिक का मतलब क्या है बेटा, लाइफ। ठीक है, अगर आपने 10 रुपए का मदर डेयरी का डब्बा खरीदा होगा, मैं इसका एग्जाम्पल इसलिए लेती हूँ 10 रुपए वाले का क्योंकि मैंने उस पर लिखा है, जो हम स्टिकर निकाल के फेंक देते हैं ना, फ्लैप होता है ना, निकाल के फेंक देते हैं और फिर चम्मच चम्मच से खाते हैं, उस फ्लैप के ऊपर बेटा प्रोबायोटिक लिखा है। तो कर्ड इज अ प्रोबायोटिक। वो कोई भी डाइटरी इनटेक जो हम खाते हैं जो रिच होते हैं बैक्टीरियाज में और जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, उनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। एक याकुल्ट आता है, याकुल्ट भी बेटा प्रोबायोटिक है, उसमें भी यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो हमारे पेट, इम्यूनिटी सिस्टम, डाइजेशन वगैरह के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, अब कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है बेटा, कर्ड में जो बैक्टीरिया मौजूद होता है उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं लैब। क्या बोलते हैं बेटा उस बैक्टीरिया को हम, लैब। पूरा फुल फॉर्म क्या है इसका, लैब, वैसे पूरा कैपिटल में लिखते हैं हम जनरली, इसका फुल फॉर्म होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, या इसका एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हो लैक्टोबैसिलस। अब घर में सबने दही बनाते हुए देखा होगा, मम्मी दही कैसे बनाती है। एक तो आपने जरूर सुना होगा, अगर मम्मी ने पतीले में दही जमाया है तो मम्मी हमेशा कहती है पूरा मत खा जाना, थोड़ा सा दही छोड़ देना। मम्मी हमेशा क्यों एम्फेसाइज करती है थोड़ा सा दही छोड़ देना, और अगर खा गए होगे ना तो बोलेंगे नालायक पूरा खा गया ना, थोड़ा सा डांट पड़ती है, फिर मम्मी को बाजार से फिर से दही मंगाना पड़ता है। तो थोड़ा सा दही जो है ना वो झाग लगाने का काम करता है, उसको जो हम वैसे मैं हमारे सर तो जो झाग भी कहते हैं, जोरन भी कहते हैं, जामन भी कहते हैं, तुम लोग बताना तुम्हारी तरफ क्या कहा जाता है। वो जो थोड़ा सा दही है ना, वही दही का इस्तेमाल करके बेटा फिर से दही बनाया जाएगा। आपने तब हमेशा देखा होगा अगर मम्मी दही बनाती ना, अगली बार जब बनाए ना जाकर के खड़े हो जाना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें वहीं से सीख जाओगे। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी अगर ठंडा दूध है तो ठंडा दूध में दही नहीं जमाया जाता है, क्योंकि हर चीज़ को काम करने का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक पीएच चाहिए होता है। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक एकदम खौलते हुए दूध में भी दही नहीं जमता है, एक बैलेंस टेम्परेचर होना चाहिए दही जमाने के लिए, देखा होगा आपने।
तो उसके बाद क्या करती है मम्मी, वो जो थोड़ा सा दही तुमने छोड़ा हुआ था उस थोड़े से दही को डालती हैं और चम्मच से पूरा हिला देती हैं, सो दैट वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे के पूरे मिल्क में। तो जो थोड़ा सा दही है बेटा जो आपने छोड़ दिया है, खाया नहीं है, उसको बोलते हैं इनोक्यूलम। इनोक्यूलम का मतलब होता है स्टार्टर। ये वही झाग है, ये वही जामन है, ये वही जोरन है जिससे नया दही बनेगा जैसे ही आप इसको मिल्क में ऐड करोगे। क्यों क्यों छोड़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि अब उसमें क्या होगा बेटा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जिसकी वजह से दूध जम जाता है, कोगुलेट कर जाता है, रात भर में अनडिस्टर्ब छोड़ दो और वो तुम्हें सुबह सुबह दही के रूप में मिलेगा। इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो इस तरीके से मिल्क में दही ऐड करने से ये सारा प्रक्रिया चलता है जिसकी वजह से कर्ड बन जाता है। तो ये तो पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसमें आपने माइक्रोब्स का यूज देखा। दूसरा हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम देखेंगे बेटा, इडली एंड डोसा। सबका पसंदीदा होगा, यस मेरा भी बहुत पसंदीदा है। ठीक है, इतना लाइट वेट है, हर टाइम खा सकते हो और इसकी चटनियाँ तो इतनी स्वादिष्ट होती हैं। अगर आपने जैसे अब तो सिटीज़ में इसके बने बनाए बैटर आ जाते हैं, मार्केट से मंगा लो, नहीं तो मम्मी लोगों का लंबा चौड़ा प्रोसेस है, सब वाकिफ़ होंगे। जैसे मुझे भी बहुत पसंद है, जब भी मैं अपने घर जाती हूँ मम्मी ज़रूर बनाती हैं इडली डोसा। तो इसको बनने में बेटा 2 से 3 दिन लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दिन आप 3:1 का रेशियो दाल काली वाली और चावल भिगोते हो, वो भीगती हैं रात भर, अगले दिन उसको पीसते हैं मिक्सी में। पीसने के बाद तुरंत उसको थोड़ी इडली और डोसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, नहीं, उसको हम छोड़ देते हैं खमीर उठने के लिए। खमीर इस मतलब फर्मेंटेशन होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर तीसरे दिन आपको मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट इडली और डोसा मिलता है। क्योंकि अगर जितना अच्छा फर्मेंटेशन होगी उतना ज़्यादा जो तुम्हारा बैटर है जिससे तुम इडली बनाने वाले उतनी इडली सॉफ्ट बनेगी। और देखते नहीं तो बढ़ता चला जाता था भगोने में, तो हम कितने खुश हो जाते, अरे ज़्यादा बैटर बना है, ज़्यादा इडली खाने को मिलेगा, ज़्यादा डोसा खाने को मिलेगा। उसको उठता हुआ देख करके ना खमीर फर्मेंटेशन होती थी, हमें बहुत मज़ा आता था। शायद तुम भी रिलेट कर पा रहे होगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटेशन कौन कराता है? बैक्टीरिया, फर्मेंटेड बैक्टीरिया। तो हमारी एक मिथ है कि फंजाई ही कराते हैं, बेटा ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है। दूसरा हम बात करते हैं बेटा ब्रेड की। सबके घर में ब्रेड आता है, सब खाते होंगे ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, ब्रेड ऑमलेट। ठीक है, ब्रेड ऐसी चीज़ है, मुझे नहीं लगता कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसने इसके बारे में नहीं सुना होगा। ब्रेड को कौन मतलब किस माइक्रोब का यूज लगता है बेटा? जो माइक्रोब यूज होता है इस वाले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में उसका नाम है ईस्ट। साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिस सेरेसिए। क्योंकि इसको बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, बेक करके केक वगैरह या तुम्हारा ब्रेड बनाने के लिए, इवन गार्लिक ब्रेड बनाते हो लोग घर में बनाते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं, ईस्ट ऐड करते हैं लोग, है ना। तो क्योंकि बेकिंग इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज बेकर्स ईस्ट। अब ये ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। कौन सा फर्मेंटेशन करेगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा। तो ईस्ट परफॉर्म अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का एंड प्रोडक्ट क्लास 11th में पढ़ा है, दैट इज इथाइल अल्कोहल एंड CO2। और ये जो इथाइल अल्कोहल एंड CO2 प्रोड्यूस होते हैं, CO2 इज अ गैस, जहां जहां से निकलेगी वहां वहां से छेद दिखाई देगा, इसीलिए वो इतने पोरस होते हैं। ठीक है, ब्रेड में देखा है ना कितने पोर्स होते हैं, इसीलिए इतने पोरस होते हैं और इसी वजह से बेटा वो उतने सॉफ्ट होते हैं, बिकॉज ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि पफ्ड अप अपीयरेंस ब्रेड इतना फूला हुआ क्यों होता है? मार्केट में आप पूरा लॉफ्ट देखते होगे ब्रेड का, तो पफ्ड अप अपीयरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस क्यों प्रोड्यूस हुई है? क्योंकि फर्मेंटेशन हुआ था। तीसरे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं अपना फोर्थ हाउस होल्ड प्रोडक्ट, कि आप फिश को फर्मेंट कर सकते हो, सोयाबीन को फर्मेंट कर सकते हो, बैम्बू शूट को फर्मेंट कर सकते हो और इस फर्मेंटेड फूड को तुम खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अगेन फर्मेंटेशन शब्द है, तो फर्मेंटेशन के लिए तुम्हें माइक्रोब की मदद लेनी पड़ी होगी। किस माइक्रोब को फर्मेंटेशन के लिए इस्तेमाल है यहाँ पर? दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो आपको नहीं पढ़ना है। ये टोटली स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है, जितनी बातें एनसीईआरटी में है उतनी ही पढ़नी है आप। उसके बाद हम बात करेंगे चीज की। चीज में लिखा हुआ है बेटा, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स वर यूज। यस, क्योंकि ये चीज क्या है बेटा? चीज देखो, जो दूध फट जाता है ना,
एक तो होता है उसका वो वे प्रोटीन जिसको फेंक देते हैं, जिसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक होता है वो जो फटा हुआ पार्ट है दूध का, वही है बेटा चीज़, ठीक है, जिसको हम पनीर आजकल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। उसी को आप प्रोसेस करो अपने अपने हिसाब से, उसमें सॉल्ट डालो, उसको प्रोसेस करते हैं, जिस हिसाब का माइक्रोब डालते हो, जिस हिसाब का उसमें फ्लेवर, टेस्ट, टेक्सचर ऐड करते हो, उस प्रकार का तुम्हें मार्केट में चीज़ अवेलेबल हो जाता है। तो दूध अभी से थोड़ी पता नहीं कितने पुराने ज़माने से चला आ रहा है, फटता था। तो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइटम्स जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो मार्केट में बेटा बहुत तरीके के प्रोसेस चीज़ आपने देखे होंगे। एक मोज़रेला चीज़ होता है जो पिज़्ज़ा पर होता है, जो ऐसे खींचते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा क्यूब वाला, एक होता है सैंडविच वाला, एक होता है फेटा चीज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो डाइट कॉन्शियस होंगे उनको पता होगा। तो मार्केट में इतने डिफरेंट प्रकार के चीज़ हैं, क्या सबका टेस्ट अलग है? टेस्ट अलग होता तो इतने क्यों होते? क्या टेक्सचर अलग है? नहीं, देखो मोज़रेला चीज़ का टेक्सचर देखो, तो इतने डिफरेंट टेक्सचर, फ्लेवर, टेस्ट क्यों है? क्योंकि हमने उसको अलग तरीके से प्रोसेस करके बनाया है, अलग तरीके का माइक्रोब्स उसमें इस्तेमाल किया है, इसलिए डिफरेंट प्रकार के चीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ अवेलेबल इन द मार्केट, उनका डिफरेंट स्वाद है, टेक्सचर है और उसका फ्लेवर है। ऐसा इसलिए है बेटा सिंस कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स यूज्ड इन प्रिपरेशन। दो प्रकार के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है बेटा स्विस चीज और एक लिखा हुआ है रॉक्यूफोर्ट चीज। स्विस चीज बेटा कौन सा माइक्रोब इस्तेमाल होता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, और यहां पर पेंसिलियम रॉक्यूफोर्टाई। कौन सा इस्तेमाल हो रहा है बेटा? पेंसिलियम रॉक्यूफोर्टाई, ठीक है। ये पेंसिलियम क्या है बेटा? दिस इज फंजाई, और ये क्या है बेटा? बैक्टीरिया। तो देखो अलग अलग किस्म के बैक्टीरिया हैं और अलग अलग किस्म का चीज बन करके आ रहा है। स्विस चीज बहुत ही फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें लार्ज होल्स होते हैं। टॉम एंड जेरी में देखा है ना, टॉम एंड जेरी में टॉम चीज लेकर के भाग रहा होता है, उस चीज में देखो इतने बड़े बड़े होल होते हैं, याद आया? तो वो टॉम एंड जेरी में जो चीज दिखाए ना, वो स्विस चीज है। स्विस चीज को देखते ही पहचान सकते हो, इतने बड़े बड़े ये जो होल्स मौजूद हैं, ये है स्विस चीज की खास कैरेक्टरिस्टिक बात, ठीक है। उसके बाद अगला हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट इज द लास्ट वन विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी, दैट इज टॉडी। बहुत सारे इसको ताड़ी भी बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है बेटा साउथ इंडिया का। कैसे बनाया जाता है? सैप को फर्मेंट करके। ये सैप किसका होता है? एक पाम, एक पेड़ का। उस पाम का नाम है बेटा कैरियोटा यूरेंस। उसका नाम क्या है बेटा? उसका नाम है बेटा कैरियोटा यूरेंस। क्या नाम है इसका? कैरियोटा यूरेंस। फर्मेंटेशन कैसे होती है? बिकॉज उसमें नेचुरली अकरिंग ईस्ट मौजूद होता है। जैसे मैं आपको ये दिखाती हूँ इमेज, ये देखो, ये देखो, ये क्या करते हैं, इस पाम के पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं और इस पाम पे कट लगाते हैं, और जहां पर कट लगाते हैं बेटा वहां पर एक मटका बांध देते हैं, ठीक है। कट लगाने से क्या होता है? इस मटके में सैप इकट्ठा होता रहता है, और इसी सैप के फर्मेंटेशन से बनता है एक ड्रिंक जिसको हम टॉडी बोलते हैं। क्योंकि आप ऊपर टांग दियो, आपको इसको छेड़ तो ना रही है, तो नेचुरल फर्मेंटेशन होगी और टॉडी ड्रिंक तैयार हो जाएगी। इसके बाद ये बाल्टी लेकर के चढ़ते हैं, जो भी ड्रिंक इस मटके में कलेक्ट होती है इस बाल्टी में पलट के नीचे उतर जाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है बेटा टॉडी को बनाने का। तो ये जितने भी अभी तक आपने पढ़े, ये सारे के सारे ऐसे माइक्रोब्स थे जो हमारे काम के लिए थे। कोई भी बेकार माइक्रोब्स हमने नहीं पढ़ा, और ये सारे माइक्रोब्स किसमें थे? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। इसी तरीके से हम जो अगला कैटेगरी पढ़ने वाले हैं, वो अगला कैटेगरी कौन है बेटा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब जाहिर से बात है बेटा, इंडस्ट्रियल लेवल पर चीजें बनेंगी तो छोटे छोटे बर्तन में नहीं बनती, बड़े बड़े बर्तन में बनती हैं, लार्ज वेसल्स में बनती हैं। अगर फर्मेंटेशन भी होगा तो लार्ज वेसल्स में फर्मेंटेशन होता है, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पर बन रही है, वो मास में बनेगी। तो बड़े बड़े वेसल्स जिसमें फर्मेंटेशन होती है उसको फर्मेंटर्स कहते हैं। आप देखो एनसीईआरटी में इसका इमेज दिया हुआ है फर्मेंटर्स का, ठीक है। तो हम किस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें माइक्रोब्स का इस्तेमाल है? सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस का, ठीक है, जिसमें माइक्रोब का इस्तेमाल है। कौन सा माइक्रोब इसमें इस्तेमाल होता है बेटा? वही सेम ईस्ट जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। अब क्योंकि यहां पर बेटा ये अल्कोहल बनाने में इस्तेमाल हो रही है, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री को हम ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं।
क्योंकि ये ब्रूइंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए बेटा हम इसको क्या बोलते हैं, देयरफॉर ईस्ट इज ऑल्सो नोन एज, सबको पता है ना K/A का मतलब नोन एज होता है, सबको पता होगा, ऐसे 3 डॉट होते हैं तो देयरफॉर होता है, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, ऐसे डॉट होते हैं तो सिंस होता है, सबको पता है ना, ठीक है, तो इसीलिए हम इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। ईस्ट करता क्या है बेटा, हम सबको पता है ईस्ट परफॉर्म करता है अल्कोहल फर्मेंटेशन, जिसका एंड प्रोडक्ट होता है इथेनॉल और अल्कोहल, ठीक है, इसी वजह से इसका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। अब आपने टीवी वगैरह में देखा होगा वाइन कैसे बनता है, ग्रेप्स पर खड़े हो जाते हैं लोग, उसको कुचलते रहते हैं, और ग्रेप्स का ही ज्यादातर तुमने वीडियोस में देखा होगा, और उस ग्रेप से जो जूस निकलता है उन फ्रूट जूसेस से बेटा बनाया जाता है वाइन। तो ग्रेप्स में क्या है बेटा, ग्रेप्स में चीनी है, शुगर है, कौन सी फॉर्म ऑफ शुगर है, ग्लूकोज, इसीलिए फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज को आप फर्मेंट कराओगे, अल्कोहल वाला, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कौन कराता है, ईस्ट, तब जाकर के अल्कोहल बन जाए, 11th क्लास में पढ़ा है। या किसी दूसरा कोई फ्रूट ले लो, मान लो उसमें ग्लूकोज नहीं है, मतलब कोई अलग प्रकार का माल्टोज है, फ्रक्टोज है, एनी फॉर्म ऑफ द शुगर है बेटा, चाहे माल्टोज हो चाहे सुक्रोज हो, एनी फॉर्म ऑफ द शुगर हो बेटा, उसको सबसे पहले किस में कराना पड़ता है कन्वर्ट, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज फिर फर्मेंट होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के द्वारा, और क्या बनाता है, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है, तो कोई फॉर्म ऑफ दी शुगर हो, सबसे पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट कराना होगा, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर इस तरीके से फर्मेंटेशन में जाकर के कौन कराता है, ईस्ट, एंड प्रोडक्ट होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, जिसको हम इथेनॉल भी बोलते हैं, और ये इथेनॉल के बनने को इंडस्ट्री लेवल पर हम क्या कहते हैं बेटा, ब्रूइंग, क्योंकि ये ईस्ट ब्रूइंग में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहते हैं। अब 2 प्रकार के आपने देखे होंगे मार्केट में बेटा अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, एक बनता है बेटा विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू, और एक बनता है विद डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक है, आपने देखा होगा मार्केट में, आपने नाम सुने होंगे, वाइन का सुना होगा, बियर का सुना होगा, वाइन और बियर बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं, इसीलिए बेटा इसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, इनमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन कभी 13% से यूजुअली एक्सीड नहीं करता, वाइन में होता है 9 से 12%, बियर में होता है यूजुअली 4 से 6%, आप देखो 13% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है। लेकिन मार्केट में आप देखो वैसे भी ड्रिंक है ना जिसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कौन कौन से ऐसे आपने ड्रिंक सुने हैं जिसमें अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे आपने सुना होगा विस्की, आपने सुना होगा वोडका, रम, जिन, इस सब में बेटा अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्यों, किसको इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस से बनाया गया है, डिस्टिलेशन करते ही क्यों है बेटा, इसलिए कि आप अल्कोहल के कॉन्सेंट्रेशन को अल्कोहलिक बेवरेजेस में बढ़ा सको, और क्योंकि ये डिस्टिलेशन के थ्रू बनते हैं इसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है। जो भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते हो बड़े बड़े बर्तन में बनाते हो, उस बड़े बड़े बर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, फर्मेंटर्स, क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटर्स, क्योंकि इसमें फर्मेंटेशन होती है। अब देखो यहां पर वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट NCERT में बेटा इतना डिटेल नहीं है, यहाँ पर बताया है कि कौन सा अल्कोहलिक बेवरेजेस का कौन सा टाइप है, उसको बनाने के लिए किस सबस्ट्रेट का इस्तेमाल है, और उसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है। तो जिसमें भी अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है 13 से, वो सारे डिस्टिलेशन वाले हैं, जिसमें 13 से कम होता है वो विदाउट डिस्टिलेशन वाले हैं। तो आप इतना मत पढ़ना क्योंकि NCERT में परसेंटेज नहीं दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज एंटीबायोटिक्स। क्या पढ़ने वाले हम, एंटीबायोटिक्स। एंटी का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट लाइफ, किसके, हमारे नहीं, हमारे लिए तो अच्छे हैं बेटा, हमारे लिए तो हम इनको क्या कहते हैं, हमारे लिए तो हम इनको प्रो लाइफ कहते हैं, प्रो मतलब फॉर लाइफ, तो आप सबको पता ही है। तो डिजीज कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये उनको मार देते हैं, उनके लाइफ के अगेंस्ट होते हैं, इसलिए शब्द है एंटीबायोटिक।
बहुत सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी बेटा जो हुई थी 20th सेंचुरी में, और इसके डिस्कवर मतलब होने के बाद बहुत ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट किया था टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, बिकॉज ये पहली एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी। तो सोचो कितनी यूजफुल हुई होगी, ठीक है। और सबसे मज़ेदार बात बताऊं, ये गलती से डिस्कवर हो गई थी, ये चांस डिस्कवरी थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन पर वर्क नहीं कर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस एक बैक्टीरिया के साथ, लेकिन उन्होंने देखा कि जिस प्लेट पर स्टेफाइलोकोकस के साथ वर्क कर रहे थे, उस प्लेट में साइड साइड में ब्लू ग्रीन कलर का कुछ मोल्ड ग्रो कर रहा है। उस ब्लू ग्रीन मोल्ड को हम बोलते हैं पेंसिलियम। बाद में इसी पेंसिलियम, इसी फंजाई से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया पेंसिलिन, जो कि एक क्या था बेटा, चांस डिस्कवरी गलती से, बट गलती भी इतनी अच्छी साबित होगी, ही वॉज ऑल्सो नॉट अवेयर, और यहां से मिला था हमें पहला एंटीबायोटिक। बट फ्लेमिंग जी ने इसका पूरा पोटेंशियल कि इसको एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, इन्होंने नहीं बताया था। फुल पोटेंशियल कि इसको एंटीबायोटिक तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बताया था फ्लोरे एंड अर्नस्टेन ने। और लास्ट में तीनों को अवार्ड किया गया था, मतलब दे वर अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुआ था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के थ्रू। इसका पूरा पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अर्नस्टीन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। इसको इस्तेमाल किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। जब अमेरिकन सोल्जर्स घायल हो गए थे तो इसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया गया था उनको ट्रीट करने के लिए। और आज बेटा इतने सारे जो डेडली डिजीजेज हैं, ठीक है, इनको भी ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक। तो देखो फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे को 1945 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दैट इज, ये तो पढ़ा दिया। नेक्स्ट इज, ये देखो फर्मेंटर्स की पिक्चर है, ये फर्मेंटेशन प्लांट है, इन्हीं में फर्मेंटेशन कराया जाता है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाया जाता है। उसके बाद चलो ये वाला क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ द साउथ इंडिया। अभी हमने पढ़ा जो साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है वो कौन सा होता है बेटा, टॉडी। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, आप बहुत इजीली कर जाओगे। और एक पोर्शन जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, इस पर आपको बेटा बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे पीवाईक्यू में। इस पे मैच द फॉलोइंग बहुत क्वेश्चंस मिलते हैं। तो देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक एसिड्स जिनसे आप यूजफुल प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे एस्परजिलस नाइगर्स से कौन सा प्रोडक्ट मिलता है बेटा, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई से कौन सा मिलता है, एसिटिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालिकम से, जो कि एक बैक्टीरिया है, कौन सा एसिड मिलता है, ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस से कौन सा एसिड मिलता है बेटा, लैक्टिक एसिड। तो आपसे मैच दी फॉलोइंग में यही सेम टेबल होगा, बट ऊपर नीचे कर देंगे और आपको मैच करना होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये एक फंजाई है, एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रीडियम भी एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस भी एक बैक्टीरिया है, और इनसे कौन सा ऑर्गेनिक एसिड एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एंजाइम्स की। एंजाइम्स हम कहते हैं हार्डली 1 से 1.5% होती है टोटल एंजाइम, जिसको इंडस्ट्री या मेडिसिन ट्रीटमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट लेट्स सी जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे पहले लाइपेज। लाइपेज को बेटा इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट को फॉर्मुलेट करने के लिए, सो दैट वो बेहतर तरीके से जो लॉन्ड्री में ऐसे कपड़े आते हैं जिन पे ऑयल स्टेन्स होते हैं उनको प्रॉपरली रिमूव किया जा सके। नेक्स्ट हम एंजाइम जो पढ़ेंगे बेटा दैट इज पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। ये क्या करते हैं बेटा, ये जो फ्रूट जूसेस होते हैं उनके फाइबर को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से बेटा जो मार्केट में जूस अवेलेबल होता है उसका कलर थोड़ा ज़्यादा साफ और क्लियर होता है एज कंपेयर टू दी मम्मी जो घर में बनाती है। होममेड ऑब्वियसली अच्छा होगा क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होती है। तो यहाँ अच्छे और बुरे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ क्लियर इन द सेंस क्योंकि मम्मी ऐसे इस एंजाइम का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तो होम मेड जूसेस थोड़े से डार्क कलर के होते हैं एज कम्पेयर टू द वन विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, क्योंकि मार्केट में सुंदर बनाया जाता है, जो सुंदर होगा बेटा वही बिकेगा, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रूट जूसेस को क्लियरर बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। तो इनका ये काम है। उसके बाद बेटा
एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में। बायो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? ऐसा मॉलिक्यूल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला जाता है और किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फायदेमंद साबित होता है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेस किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक बैक्टीरिया है, और इसको हमारे बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? ये काम करता है क्लॉट को बस्ट करने के लिए। बस्टर मतलब रिमूव करता है। अब आप खुद बताओ बेटा, जो हमारी कैपिलरीज होती हैं वो क्या एकदम गटर की तरह मोटी हैं कि उसमें कितना भी कूड़ा भर दो पास होता ही रहेगा ब्लड? नहीं बेटा, दे आर वेरी फाइन, पतली पतली हैं। तो अगर बेटा खून प्रॉपरली फ्लो नहीं करेगा, क्यों नहीं फ्लो कर सकता? अगर क्लॉट बन गया, क्या हमारे लिए बहुत अच्छा है वो? नहीं, क्लॉट बनना अच्छा नहीं होता है। तो ये क्या करता है स्ट्रेप्टोकाइनेस? क्लॉट को बस्ट करता है, रिमूव करता है, नहीं तो बेटा हार्ट अटैक होने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है? रिमूव करता है ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। नेक्स्ट जो एंजाइम है बेटा दैट इज अमाइलेज। अमाइलेज तो बेटा 10 से पढ़ते आ रहे हो, इसका काम होता है स्टार्च को डिग्रेड करना। फिर एक उधर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पड़ा, ये दो और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं जिसको किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करके किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक है तुम्हारा साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यून को सप्रेस करता है। इसको करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है बेटा, जैसे ब्लड की मैचिंग करना जरूरी ना, ऑर्गन की भी मैचिंग होती है। जब ऑर्गन मैच होते हैं कुछ परसेंटेज, तभी ऑर्गन को डोनेट या ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट जब किसी दूसरे शरीर का ऑर्गन किसी और के शरीर में जाता है तो बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है। तो बॉडी रिस्पॉन्स ज़्यादा शो ना करे तो डॉक्टर्स इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का इस्तेमाल करके उसको सप्रेस कर देते हैं। वन सच एजेंट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक फंगस जिसका नाम है बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जो कि एक फंजाई है। लास्ट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो हम पढ़ेंगे दैट इज स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या है बेटा? ये एक ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया है। उस ईस्ट का नाम क्या है? मोनास्कस परप्यूरियस। और ये क्या करता है बेटा? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। कोलेस्ट्रॉल अगर ब्लड में अगर आपका ज्यादा है तो इट इज नॉट गुड, इट्स नॉट अ गुड साइन। दो प्रकार के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, आप पढ़ते हो जूलॉजी में, आपको पता होगा। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड में कम करता है। कैसे कम करता है? एक एंजाइम होती है बेटा, ठीक है, एक एंजाइम होती है जिसका काम होता है बेटा, जिसका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को बनाना। आप सबको पता है बेटा एंजाइम की एक एक्टिव साइट होती है। इस एक्टिव साइट के साथ जब सबस्ट्रेट बाइंड करता है तब जाकर के बनता है हमारा प्रोडक्ट कोलेस्ट्रॉल। इस एक्टिव साइट पर ये स्टैटिन्स जाकर के बाइंड कर जाते हैं, और क्योंकि स्टैटिन्स जाकर के बाइंड कर गए हैं, एंजाइम सब सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बन नहीं पाएगा। तो इस कदर स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल के बनने को कम कर देता है। इसलिए देखो लिखा हुआ है इट एक्ट्स बाय completely inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol. ठीक है, so this is how they reduce the level of blood inside, sorry, they reduce the level of cholesterol in the blood, that is why they are called as blood cholesterol lowering agent. इसके बाद बेटा हम अगला कैटेगरी पढ़ने वाले हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, इसको पढ़ने के बाद जैसा कि अब हम पढ़ने वाले हैं, आप सबको पता है, दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली वी टेक द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, बट व्हाई देयर इज नीड ऑफ ट्रीटिंग सीवेज? तो इस पूरे टॉपिक में सबसे बड़ा टॉपिक यही है जिसमें बहुत सारा चीजें पढ़ना होता है। तो मैंने एनसीईआरटी स्क्रीनशॉट भी साइड में ऐड किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। धीरे धीरे हम एनसीईआरटी भी पढ़ते रहेंगे। एनसीईआरटी का क्रक्स क्या निकलेगा वो यहाँ पर ऑलरेडी एडेड है, इसको भी पढ़ लेंगे। हमें पता है बेटा लार्ज क्वांटिटी में वेस्ट वाटर को जनरेट किया जाता है हर दिन सिटीज और टाउन्स में। जो मेजर कंपोनेंट होता है इस वेस्ट वाटर का दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। तो आप सबको पता होगा कितना साफ प्योर वाटर है ये, है ना। इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को बेटा जो घर घर से निकल रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सीवेज कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है बेटा उसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा ही नहीं, ह्यूमन एक्सक्रीटा तो मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्सक्रीटा है, बट उसके साथ साथ ऑर्गेनिक मैटर भी है और उसके अंदर माइक्रोब्स भी है। बहुत सारे बेटा इसमें से ऐसे माइक्रोब्स हैं जो पैथोजेनिक है, जो जानलेवा हैं।
क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि इतना जो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज है, जो इतना गंदा पानी है, इसको कहाँ पर हम डिस्पोज ऑफ करते हैं डेली? सोचो सोचो, सबको पता होगा नदियों में डाल देते हैं, है ना। लेकिन क्या बिना ट्रीट करके डाल सकते हैं? इतना ज़्यादा पोल्यूशन है, नहीं, बिना ट्रीट के डालोगे तो बहुत सारी बीमारियां फैलने का डर है। इसीलिए क्या करना पड़ता है बेटा, देखो, दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू द नेचुरल बॉडीज, पानी और स्ट्रीम्स में डायरेक्टली। और आप समझ सकते हो कि क्यों हम डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर हाईली पोल्यूटेड। डिस्पोज करने से पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, जिसको एसटीपीज कहते हैं। क्यों किया जाता है बेटा? उसको कम पॉल्यूटिंग बनाने के लिए। यही चीज देखो यहां पर लिखी हुई है बेटा, कि जो मेजर कंपोनेंट होता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है। इसके साथ ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स जो पैथोजेनिक होते हैं, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होते हैं, इसलिए इसको डिस्चार्ज नहीं करते रिवर बॉडीज में। और डिस्चार्ज करने से पहले सीवेज को ट्रीट करना पड़ता है, सो दैट उसका पोल्यूशन घट जाए। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो क्या हम बाहर से माइक्रोब्स ऐड करते हैं? नहीं, सीवेज में नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं बेटा, जो सीवेज को ट्रीट करते हैं। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज को ट्रीट किया जाता है बाय नेचुरली अकरिंग हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। दो प्रोसेस होता है बेटा जिसमें सीवेज को ट्रीट करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी को फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू पानी को ट्रीट किया जाता है सीवेज को, और इसमें बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स की मदद लेकर के ट्रीट करते हैं, इसलिए सेकेंडरी को बायोलॉजिकल कहते हैं। तो पहले एक इमेजिनरी सेटअप ड्रॉ करके समझेंगे, उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी की लाइन लेकर के सारी बातें समझा दूंगी। होता क्या है बेटा, जब हम सीवेज को ऐड करते हैं तो सीवेज सबसे पहले किस ट्रीटमेंट में घुसता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो तरीके होते हैं सीवेज को ट्रीट करने का, एक होता है सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। इस फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होता है? फिल्टर्स लगे हुए हैं। फिल्टर मतलब छन्नी होती है, घर में आपने देखा होगा एक चाय छलनी होती है, कांटा छलनी होती है, नूडल्स वाली भी अलग होती है। तो डिफरेंट प्रकार की छलनी घर में होती है, और डिफरेंट प्रकार की छलनी अलग अलग साइज के पार्टिकल्स को सीव आउट कर देती है, फिल्टर कर देती है। सेम बेटा, हर साइज की छन्नी लगी हुई है। मान लो अगर कोई पार्टिकल इससे निकल भी जाएगा तो हो सकता है कि ये इस पोर से पास ना कर पाए, इस पोर से निकल गया तो इस पोर से पास ना कर पाए। देखो सीक्वेंस में फिल्टर लगे हैं और धीरे धीरे साइज छोटी होती जा रही है, तो जितने भी सामान फ्लोट करते होंगे सीवेज में उसको छन छन करके आसानी से निकाल लोगे। लेकिन जो मिट्टी होती है, छोटे छोटे एकदम कंकड़ पत्थर है बेटा, बहुत फाइन, वो इस फिल्टर से पास आउट कर जाते हैं, मिट्टी वगैरह। उसको हम अगले टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक में फिल्टर आउट मतलब निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, बीकर में स्कूल में एक्सपेरिमेंट भी करते थे, मिट्टी और पानी को मिक्स करके बीकर में एक साइड में रख दो, तो कुछ टाइम के बाद मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर ऊपर फ्लोट करता है, इसी को सेडिमेंटेशन कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है। तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं बेटा, मिट्टी, पत्थर, ये नीचे सेटल हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लज। तो जो भी सॉलिड चीज सेटल हो जाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज, क्योंकि ये स्लज, ये वेस्ट, ये सॉलिड प्राइमरी ट्रीटमेंट में मिलता है। और जो पानी होता है बेटा वो ऊपर फ्लोट करता है, इस पानी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इस पानी को हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं बेटा हम? प्राइमरी एफ्लुएंट। क्या ये पानी अभी साफ है? नहीं, ये पानी साफ नहीं है, ये पानी साफ नहीं है, इस पानी को अभी और साफ करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी इसमें जो चीजें घुल गई हैं, जो पैथोजन इसमें हैं, वो थोड़ी साफ हो गए हैं। इसमें तो सिर्फ अभी जो चीजें दिख रही हैं उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिमूव किया गया है। व्हाट अबाउट जो इसमें घुल चुकी है? व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक मैटर जिसमें मौजूद है? ठीक है, अब इस प्राइमरी एफ्लुएंट को और साफ करने के लिए और साफ सुथरा बनाने के लिए इसको भेज दिया जाता है अगले प्रोसेस में, जिसका नाम है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ के बाद से जो भी प्रोसेस आप पढ़ोगे वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर आता है, जिसमें सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है किससे? एरेशन टैंक के। एज अ नेम सजेस्ट, एरेशन टैंक का मतलब क्या है? ऑक्सीजन। इस टैंक में किसकी सप्लाई होगी बेटा? ऑक्सीजन को पंप किया जाएगा, और एक मोटर है बेटा जिसको घुमाया जाता है। यहाँ जैसे जो सीवेज आ रहा है उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट, घुमाया जा रहा है, हिलाया जा रहा है, और ऑक्सीजन की पंपिंग हो रही है। हम सबको पता है सीवेज के अंदर एक माइक्रोब है। कौन सा माइक्रोब है? एरोबिक माइक्रोब है।
उस एरोबिक माइक्रोब की बेटा इस वाले टैंक में विगरस ग्रोथ होने लगती, क्योंकि वो एरोबिक है, इस टैंक में ऑक्सीजन की सप्लाई है, तो वो जो एरोबिक माइक्रोब्स है जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? फ्लॉक्स। फ्लॉक्स होता क्या है बेटा? जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जाल मतलब मेश, ठीक है, मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, किसका बना होता है? एरोबिक बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स टुगेदर नोन एज फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स, ये एरोबिक माइक्रोब्स, दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। यहीं पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? बिकॉज दे आर एरोबिक और यहां पर ऑक्सीजन पंप किया गया है, जिसकी वजह से विगरस ग्रोथ हुई है इसकी। अब ये फ्लॉक्स क्या करता है बेटा? सीवेज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, डाइजेस्ट करता जाएगा, उसको ब्रेक डाउन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। तब तक करेगा बेटा जब इस सीवेज का बीओडी घट ना जाए। कहते हैं जिस पानी का जितना कम बीओडी है उतना कम पॉल्यूशन है। बीओडी और पोल्यूशन में सीधा रिश्ता है, बीओडी ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा, बीओडी कम पोल्यूशन कम। बीओडी क्या होता है सेपरेट स्लाइड में समझाऊंगी, बस अभी इतना समझो कि फ्लॉक्स सीवेज को तब तक डाइजेस्ट करता है, तब तक ऑर्गेनिक मैटर खाता रहता है जब तक उस सीवेज का बीओडी घट ना जाए। बीओडी का घटना मतलब पोल्यूशन का घटना, और एक बार जब सिग्निफिकेंट रिडक्शन हो जाता है बीओडी में सीवेज का, तब उस सीवेज को भेज दिया जाता है किसमें? नेक्स्ट टैंक में। ये भी सेडिमेंटेशन टैंक है, बट ये सेडिमेंटेशन टैंक किस में आ रहा है? सेकेंडरी में, तो इसका नाम है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, या इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब क्योंकि तुमने यहां का सामान पूरा का पूरा यहां पर पलट दिया था, तो फ्लॉक्स वगैरह भी सब यहीं पर आ गए हैं और वो सारे बेटा यहां पर नीचे सेटल हो जाते हैं। तो जो चीजें इस सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल हो जाती हैं उसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज, जो सॉलिड नीचे इकट्ठा हुआ है। एक्टिवेटेड क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लॉक्स भी है, एक्टिव माइक्रोब्स भी हैं, इस वजह से एक्टिवेटेड स्लज। ऊपर जो पानी फ्लोट कर रहा होता है ना बेटा, यहां पर जो एफ्लुएंट फ्लोट कर रहा होगा, जो पानी फ्लोट कर रहा होगा, ये पानी काफी हद तक साफ होगा। इस पानी को आप अब डिस्चार्ज कर सकते हो, इस पानी को आप डिस्चार्ज कर सकते हो रिवर बॉडी में। तो रिवर बॉडी में इस पानी को, सीवेज वाले वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। क्यों गुजरना पड़ता है? पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, सो दैट कि हमारी रिवर पोल्यूट ना हो जाए या ये पैथोजेंस रिवर में जाएं, कोई बीमारी फैलने के चांसेस ना हो, क्योंकि माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं। सो दिस इज हाउ सीवेज को लेस पॉल्यूट करके फिर डिस्चार्ज किया जाता है। इसका एक और फायदा है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना बेटा, इसको भी आप डाइजेस्ट करा सकते हो। इस एक्टिवेटेड स्लज का मेजर हिस्सा कहां भेज दिया जाता है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर इस स्लज को डाइजेस्ट किया जाता है एनएरोबिक माइक्रोब के द्वारा। और जब इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं इस डाइजेस्टर टैंक में, तो प्रोड्यूस होता है मिक्सचर ऑफ गैस, दैट इज अ बायोगैस। तो एक पंथ दो काज, सीवेज पोल्यूशन भी तुमने कम कर दिया सीवेज को ट्रीट करके, और बायोगैस भी बना लिया। पूरा का पूरा क्यों नहीं भेजा, सिर्फ मेजर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माइनर हिस्सा दोबारा से पंप किया जाता है अरेशन टैंक में, सो दैट इट कैन सर्व द पर्पस ऑफ इनोक्यूलम। ठीक है, बाकी के सीवेज का ट्रीटमेंट कंटिन्यूअस साइकिल बरकरार है। अब देखो, इस पूरे चीज को समझाने के लिए मैंने यहां पर देखो लिखा हुआ है फ्लो चार्ट में कि सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी में फिजिकल रिमूवल होता है पार्टिकल्स का, 2 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सीक्वेंस फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें फ्लोटिंग डेब्रिस, डेब्रिस मतलब कचरा, जो भी चीजें फ्लोट कर रही होंगी उसको छान लिया जाएगा। उसके बाद होता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में ग्रिट में क्या आ जाएगा? सॉइल एंड छोटे छोटे पत्थर, स्मॉल पेबल्स। ये सारे सॉलिड्स जो नीचे सेटल हो जाते हैं सेटलिंग टैंक में, उसको हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। जो सुपरनेटेंट फ्लोट कर रहा होता है उसको प्राइमरी एफ्लुएंट कहते हैं। ये सारी बातें यहां पर ऑलरेडी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसलिए एनसीईआरटी यहां पर चिपका दिया है। ये सारी बातें एनसीईआरटी से उठाई हुई हैं। ठीक है, हैव अ रीडिंग। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये प्राइमरी एफ्लुएंट अभी साफ हुआ नहीं है प्रॉपर, जो चीजें खुल चुकी हैं उसको साफ करवाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। रीजन आपको पता चल गया होगा, क्योंकि इसी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज है। प्राइमरी एफ्लुएंट को क्या किया जाता है बेटा? प्राइमरी ट्रीटमेंट से भेज देते हैं लार्ज अरेशन टैंक में। इस टैंक में कांस्टेंट एजिटेशन होती है सीवेज की, सीवेज को बार बार हिलाया जाता है, एक मोटर लगी होती है और ऑक्सीजन को पंप किया जाता है इस टैंक में।
इसकी वजह से बेटा विगरस ग्रोथ होती है एरोबिक माइक्रोब, जिसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। फ्लॉक्स क्या होता है? बैक्टीरिया जो फंगल फिलामेंट से एसोसिएटेड होते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनको फ्लॉक्स कहते हैं। ईच एंड एवरी शब्द इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। फ्लॉक कंज्यूम करता है मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, जिसकी वजह से बीओडी क्या हो जाता है बेटा? घट जाता है। अगर बीओडी घट जाता है तो पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बीओडी ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा, बीओडी ज्यादा तो पोल्यूशन ज्यादा, बीओडी कम तो पोल्यूशन कम। डायरेक्ट बीओडी कम हो गई, सीवेज की पोल्यूशन कम हो गई है, और सीवेज की पोल्यूशन कम हो जाती है तो देखो क्या करते हैं, वंस द बीओडी इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, एफ्लुएंट को ट्रांसफर कर दिया जाता है नेक्स्ट टैंक में, सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक कहते हो, जहां पर उनको थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। जो नीचे बीकर में सेटल, कंटेनर में, टैंक में सेटल हो जाता है, उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल पोर्शन वापस से भेज दिया जाता है अरेशन टैंक में, जहां पर वो इनोक्यूलम की तरह एक्ट करता है। जबकि मेजर पोर्शन कहां भेज दिया जाता है? एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर टैंक में, जहां पर इस स्लज को डाइजेस्ट किया जाता है एनएरोबिकली। कौन करता है? एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिसका नाम होता है मिथेनोजेन। और इस प्रोसेस की वजह से मिक्सचर ऑफ गैस बनता है बेटा, जिसको हम कहते हैं बायोगैस। ठीक है, सो ये सारी वर्ड भी, लाइंस भी कहां से उठाई गई हैं बेटा? एनसीईआरटी से। ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये देखो इस पैराग्राफ में क्या है, इस पैराग्राफ में क्रक्स क्या है वो यहां पर लिखा है। होता क्या है बेटा, आपको पता भी नहीं है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड कितने डेली बेसिस पर सीवेज को ट्रीट किया जाता है। अब आप खुद देखो बेटा, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हर घर से कचरा भी भर रहा होगा। क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे घर से जो कचरा निकलता है, सीवेज निकलता है, इसको डेली बेसिस पे कैसे डिस्चार्ज किया जाता होगा? तो एनसीईआरटी कहती है भैया देखो, इसी तरीके से जो आपने पढ़ा है ना, इसी तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। अभी तक नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज बीन एबल टू डेवलप माइक्रोबियल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। ठीक है, ये जो भी सीवेज का ट्रीटमेंट करा रहा है ये माइक्रोब ही करा रहा है। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अब आपको पता चल रहा होगा कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सीवेज बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज हो रहे हैं पहले से। लेकिन अभी भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इतने ज़्यादा नहीं है जितनी मात्रा में सीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है। इसीलिए हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कदम उठाया है कि अगर आप मेजर रिवर्स जो हमारी हैं गंगा और यमुना, इनको सेव करना चाहते हो तो बिना सीवेज को ट्रीट किए आप अपना सीवेज इसमें डिस्चार्ज मत करो, और ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाओ सीवेज को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, इन्होंने इसके लिए गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया, और इस प्लान के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी कंस्ट्रक्टेड, और बिना ट्रीट किए कोई भी सीवेज को डिस्चार्ज नहीं करना है रिवर में। ठीक है, इसके बाद बेटा हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, बायोगैस क्या होता है बेटा? बायोगैस एक मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैस है, जिसमें मीथेन, SO2, CO2 है। इसमें सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन जिसका होता है दैट इज मीथेन। 60 से 70% इज मीथेन, 30 से 40% इज CO2, और SO2, H2S ये सब इसमें आ जाता है अदर गैसेस में। इसके अलावा उसका कंट्रीब्यूशन होता है 10%। मेजर इज मीथेन। ठीक है, कैसे बनता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी से। कौन सा माइक्रोब होता है? मिथेनोजेंस होता है, मिथेनोबैक्टीरियम होता है, विच इज अ काइंड ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। 11th क्लास में पढ़ते हो तो देखो लिखा हुआ है मिथेनोजेंस बेटा, पर्टिकुलरली मिथेनोजेंस में कौन? मिथेनोबैक्टीरियम। ये एनएरोबिकली ब्रेक डाउन करते हैं सेल्यूलोजिक मटेरियल का टू प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैस। यही कारनामा दिखाते हैं। ये मिलते कहाँ, ये पाए कहाँ जाते हैं बेटा? ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। अभी देखा वहां पर एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करके बायोगैस बना रहे थे। दूसरा ये पाए जाते हैं र्यूमेन। र्यूमेन मतलब गट। किसका गट?
मतलब गट इज द पेट ऑफ रूमिनेंट्स, जो जुगाली करते हैं, जो मुंह चलाते रहते हैं, गाय भैंस, उनके पेट के अंदर पाए जाते हैं। क्या करते हैं वहाँ पर बैठ करके? न्यूट्रिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये सेल्यूलोज खाते हैं, तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट वगैरह करने में दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो मिथेनोजेंस दे आर प्रेजेंट इन रूमेन, अ पार्ट ऑफ स्टमक इन रूमिनेंट्स, और वहाँ पर बैठ करके ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। इंडिया में ये डेवलप किया था ये टेक्नोलॉजी बायोगैस बनाने की इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ऑब्वियसली बेटा गोबर इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल विच इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। गोबर कहाँ पर मिलेगा? जहाँ गाय भैंस ज्यादा है। गाय भैंस कहाँ पर ज्यादा होती है? गाँव में, रूरल एरियाज में। तो बायोगैस प्लांट भी आपको कहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है? रूरल एरियाज में। ठीक है, उसके बाद गोबर डंग या एक्सक्रीटा है, ठीक है, ये रिच होता है मिथेनोजेंस में, मिथेनोबैक्टीरियम कहते हो, और इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, इसीलिए हम इसको गोबर गैस भी कहते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बेटा कि बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस। इसमें प्रीडोमिनेंटली क्या होता है? मीथेन। कैसे प्रोड्यूस होता है? माइक्रोबियल एक्टिविटी, और इसको हम बेटा फ्यूल के पर्पस के लिए, कुकिंग, लाइटनिंग वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें यू हैव लर्न दैट माइक्रोब्स प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यस, जैसे ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है CH4 CO2, ईस्ट प्रोड्यूस करता है CO2। तो एनसीईआरटी कहती है जिस प्रकार का गैस निकलेगा वो डिपेंड करता है किस प्रकार का माइक्रोब, और उस माइक्रोब ने किस प्रकार के ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे वर्क किया है। जैसे ईस्ट प्रोड्यूस करता है CO2, मिथेनोजेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इन द एग्जाम्पल साइटेड, फर्मेंटेशन जब होती है, चीज मेकिंग होती है, अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं, तो CO2 मेन गैस है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान माइक्रोब प्रोड्यूस करता है। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विथ CO2 एंड H2। ये जो बैक्टीरिया है इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। ठीक है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर मिलते हैं पेट में, कैटल के, रूमिनेंट्स के, और वहां पर बैठ करके सेल्यूलोजिक मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं। इनके पेट में रह करके बैक्टीरिया हेल्प करता है सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने में, और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन न्यूट्रिशन में। डू यू थिंक वी ह्यूमंस आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज? हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होती है बेटा, इसलिए हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। जो इनका गोबर होता है बेटा, जिसको हम एक्सक्रीटा को गोबर कहते हैं, ये गोबर इन बैक्टीरिया में रिच होता है, इसलिए इस गोबर का इस्तेमाल करते हैं हम बायोगैस बनाने के लिए, इसलिए इसको हम गोबर गैस भी बोलते हैं। जो भी चीजें लिखी थी हमने एनसीईआरटी से रीड भी कर ली है। उसके बाद देखो ये सेटअप है बायोगैस का, आपको ये अंडरग्राउंड दिखाई देता है, ये मेन टैंक है, ये डाइजेस्टर टैंक है जहां पर डाइजेस्ट करके बायोगैस बनाया जाता है। ये एक छोटा टैंक है जिसमें गोबर और वाटर को मिक्स किया जाता है। सिर्फ गोबर डाल देंगे तो गोबर जाकर के पाइप को क्लॉग कर देगा, जा नहीं पाएगा, इसलिए उसको पानी के साथ थोड़ा सा लिक्विडिफाई किया जाता है। एकदम पानी नहीं डाल देंगे, गिलगिला बना देंगे, सेमी लिक्विड फॉर्म में एक स्लरी प्रिपेयर की जाती है। स्लरी का मतलब डंग प्लस वाटर। ये डंग प्लस वाटर फिर यहाँ से इस डाइजेस्टर टैंक में आता है, जहां पर इसको डाइजेस्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक माइक्रोब्स जो गोबर में मौजूद है। डाइजेशन के दौरान ये देखो मिक्सचर ऑफ गैस प्रोड्यूस हो रहा है, और उस गैस को कलेक्ट किया जा रहा है इस गैस होल्डर में। ये गैस होल्डर की जो कवर है ये ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि गैस बन रहा है, उसकी वजह से इट कीप्स ऑन फ्लोटिंग। अब ये देखो गैस होल्डर, यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड है बेटा, ये पाइप घरों तक सप्लाई हो सकती है, जो घर जिस घर में जाएगी वहां पर फिर, जैसे आजकल सिलेंडर बहुत, जैसे सिटीज में अब गैस की पाइपलाइन है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं कुकिंग वगैरह करने के लिए, सेम इसका भी सप्लाई कर सकते हो और इसको एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब गोबर है, गोबर डाइजेस्ट हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब गोबर भी तो अच्छा ही है ना, तो जो चीजें बच गई हैं आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, हम उसको कहते हैं स्पेंट स्लरी। तो जो स्पेंट स्लरी है, बची हुई स्लरी है आफ्टर डाइजेशन, उसको हम इस टैंक में ले आते हैं और फिर उसको निकाल करके एज अ खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। खेतों में डाल लो, फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लो, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जीरो वेस्ट जनरेट होता है। इसमें जीरो वेस्ट जनरेट होगा, क्योंकि जो वेस्ट है उसको भी हम खाद की तरह इस्तेमाल कर ले रहे हैं,
ठीक है। अब देखो कुछ एनसीईआरटी लाइंस है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है गोबर ऑफ कैटल। बायोगैस का प्लांट में एक कॉन्क्रीट टैंक होता है, जो मेन डाइजेस्टर टैंक है ना, वो 10 से 15 फीट डीप डाउन दी सॉइल होता है, और उसी में स्लरी ऑफ डंग, स्लरी ऑफ डंग मतलब डंग प्लस पानी, गोबर प्लस पानी को कलेक्ट किया जाता है। इसमें एक फ्लोटिंग कवर होता है जो कि विच कीप्स ऑन राइजिंग, वो ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि अंदर गैस बन रही होती है। मिथेनोबैक्टीरियम जो गोबर में होता है बेटा, वही बायो वेस्ट पर एक्ट करता है, जिससे मिक्सचर ऑफ गैस, बायोगैस प्रोड्यूस होता है। ये गैस नियर बाई घरों में सप्लाई की जाती है विद द हेल्प ऑफ आउटलेट पाइपलाइन। थ्रू एनदर आउटलेट स्पेंड स्लरी को रिमूव किया जाता है, जिसको हम फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोगैस को एज अ फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हो, जो आपको दिख नहीं रहा है उसमें लिखा है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए, ठीक है। कुकिंग के लिए इस्तेमाल करो, बत्ती के लिए इस्तेमाल कर लो, तो बहुत अच्छा फ्यूल है। नेक्स्ट जो हम माइक्रोब्स का यूज पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। व्हाट इज बायो कंट्रोल एजेंट? जब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए, उसको हम कहते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। जैसे आपने गैम्बूसिया फिश सुनी होगी, वो खुद एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, और उसको ऐसी जगह पे छोड़ दो जहां पर मॉस्किटो है, वो सारी की सारी खा जाएगी। वैसे तो मॉस्किटो को मारने के लिए डिफरेंट प्रकार की दवाइयां हैं, काला हिट है, ठीक है, पर ऑब्वियसली पता है ना आपको बेटा, ये जो दवाइयां हैं, केमिकल्स है, इनका नुकसान भी होता है एनवायरमेंट में। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग केमिकल्स, इंस्टेड कि हम केमिकल्स पे डिपेंड हो, हमें कुछ ऐसा ही मैकेनिज्म यूज करना चाहिए कि उसका सफाया भी हो जाए और इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो गैम्बूसिया फिश को छोड़ोगे, वो उसको खा जाएगी, ना किसी केमिकल का इस्तेमाल हुआ ना कुछ हुआ, गैम्बूसिया फिश ने खा करके उसको पेट पड़ लिया, मॉस्किटो भी मर गया। इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल। तो बायो कंट्रोल क्या होता है कि किसी बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल करो प्लांट डिजीजेस और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। और ये जो बायो कंट्रोल का मैकेनिज्म है, ये प्रिडेशन पर बेस्ड है। प्रिडेशन मतलब गैम्बूसिया फिश ने उसको खाया, तो ये तो खाने की प्रक्रिया है ना, ये प्रिडेशन कहलाती है। शिकारी ने शिकार कर लिया, उसका तो काम है शिकार करना, तो ये प्रिडेशन पर बेस्ड है। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, हम केमिकल्स पर डिपेंडेंट नहीं रहते। तो ये जो यूज ऑफ बायो कंट्रोल है, ये हमारी जो डिपेंडेंसी है टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके पेस्ट कीड़े को मारने के लिए, उस पे डिपेंडेंसी हमारी घट जाएगी। क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं बेटा, ये लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुम्हें भी नुकसान पहुंच सकता है, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो रादर देन यूजिंग केमिकल्स, यूज बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स फॉर कंट्रोलिंग इंसेक्ट और पेस्ट, ठीक है। चलिए कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे लेडी बर्ड है। लेडी बर्ड एक बीटल है बेटा, जिसमें रेड और ब्लैक कलर की मार्किंग्स होती हैं, आपने देखे होंगे इसको। ये किसको कंट्रोल करते हैं बेटा? एफिड्स को कंट्रोल करते हैं, दूसरे प्रकार का इंसेक्ट है। तो इसको मारने के लिए किसी काला हिट या किसी भी हिट या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया, हमने एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया। तो ये बायो कंट्रोल एजेंट है, ये इसको खा जाएगा, प्रिडेशन करके इसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई किसको कंट्रोल करते हैं बेटा? मॉस्किटोज को। बैसिलस thuringiensis बायोटेक में पढ़ते होगे बेटा, इसके स्पोर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इसको पानी के साथ मिक्स करके कॉटन के पौधे पे छिड़क दो, जो कैटरपिलर्स हैं वो स्पोर को खा जाते हैं। जैसे ही ये बैक्टीरिया का स्पोर उनके पेट में जाता है, टॉक्सिन रिलीज करता है और कैटरपिलर मर जाते हैं। तो कैटरपिलर को मारने के लिए वी हैव नॉट यूज्ड एनी केमिकल्स, वी हैव यूज्ड बैक्टीरिया एज अ बायो कंट्रोल एजेंट टू किल इट, ठीक है। जो प्लांट इससे प्रोड्यूस होता है उसको बीटी कॉटन कहते हैं। उसके बाद फंगस, ये वाला बायो कंट्रोल एजेंट किसके लिए होता है? बहुत इफेक्टिव है दुनिया भर के प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। ये जो फ्री लिविंग फंजाई है, फ्री लिविंग मतलब किसी होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। ये बहुत कॉमन है रूट इकोसिस्टम में, और वहां रह करके हमारे रूट को, हमारे प्लांट को बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के अटैक से बचाता है। तो ये भी एक प्रकार का बायो कंट्रोल एजेंट है अगेंस्ट सेवरल प्लांट पैथोजेंस, ठीक है। बैक्यूलोवायरसेस क्या होता है बेटा? ये ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो इंसेक्ट और अदर ऑर्थ्रोपॉड्स को मारे, और जिस इंसेक्ट की सुपारी ली है उसी को मारेंगे। ऐसा नहीं सुपारी किसी और के लिए, मार को किसी और को आ जाएंगे, नहीं, ये बहुत स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं। जो टारगेट है उसी को मारेंगे। इवन जिस इंसेक्ट के लिए है
मारने के लिए सुपारी उसी को मारेंगे, दूसरे इंसेक्ट को हाथ भी नहीं लगाएंगे, ना प्लांट को, ना एनिमल्स को, ना किसी भी जिसका टारगेट है उसी को मारते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं, इनका जो एप्लीकेशन है वो बहुत नैरो है। जो बहुत फेमस बैक्यूलोवायरसेस है वो किस जीनस से मिलते हैं? एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरसेस आर इन द जीनस एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस। जिस स्पीशीज को मारना है उसी को मारेंगे, स्पीशीज स्पेसिफिक। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट प्लांट, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस और इवन नॉन टारगेट इंसेक्ट्स पे भी नहीं होता। ठीक है, कितना बढ़िया है ना। जिसको मारना है उसी को मारेंगे। तो ये थे बेटा हमारे कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स। लास्ट जो माइक्रोब है दैट इज माइक्रोब एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। देखो बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जब बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम एज अ फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर्स। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स व्हेन आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स दे आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। आपने आजकल बहुत ऑर्गेनिक फार्मिंग का सुन रखा होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऐसी खेती जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना करे के बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो। जो सब्जियां बनेंगी वो ऑर्गेनिक क्रॉप्स होंगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स होंगे। ठीक है, फार्मिंग डन यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग। और आजकल आप देखो फार्मर्स दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसके अपने फायदे हैं। क्योंकि इस फार्मिंग के लिए हमने केमिकल्स का नहीं बल्कि नेचुरल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रखा है। तो क्या क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स? आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर सकते हो, बैक्टीरिया का, फंजाई का, बीजीए का, और इनका इस्तेमाल करके सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट की कमी है आप इसको नेचुरली ऐड कर सकते हो रादर देन इंट्रोड्यूसिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन की कमी, इनको ऐड कर दो, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे इनमें से कुछ बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे। नहीं तो तुम्हें बाजार से केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्यों यूज करना बेटा? केमिकल तो केमिकल ही है ना, उसका नुकसान तो सॉइल, इन्वायरमेंट, तुम पर, सब पर होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो रादर देन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज दिस। ठीक है, और ये हमारी डिपेंडेंसी केमिकल फर्टिलाइजर्स पे भी रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द सिग्निफिकेंस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म एज फर्टिलाइजर, और ये आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं, बैक्टीरिया कौन सा और कौन सा फंजाई, इन सबका क्रक्स लिखा हुआ है यहां पर। ये देखो, जो बैक्टीरिया एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज होता है कौन सा है बेटा? एक है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो यूज होता है एनसीईआरटी में इस चैप्टर में लिखा हुआ है दैट इज राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है कहां पर बेटा? रूट नोड्यूल्स में। किसके रूट नोड्यूल्स में? लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी दाल वाले फैमिली होती है ना बेटा, लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, जहां पर राइजोबियम उनके रूट में नोड्यूल्स बना करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है। होता क्या बेटा? एटमॉस्फेयर में बहुत नाइट्रोजन है बट सॉइल में नहीं है, तो इसी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करने को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। और जब ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म करे तो उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। एक सच बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म जो इस तरीके का काम कर सकता है दैट इज राइजोबियम। ठीक है, ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअल एसोसिएशन है। कैसे? क्योंकि देखो प्लांट को भी फायदा मिल रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन मिल रही है, उसको नाइट्रोजन मिल रहा है। राइजोबियम को क्या फायदा मिल रहा है? उसको रहने के लिए घर मिल गया है, रूट मिल गया है प्लांट का। ठीक है, तो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और फिर देखो ये क्या करता है बेटा? इसका काम होता है नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करना। फिर ये NH3 को प्लांट किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑर्गेनिक फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स, और फिर उसको इस्तेमाल कर लेता है एज अ न्यूट्रिएंट। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो नाइट्रोजन के कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। नेचर, ये तो सिम्बायोटिक वाला हो गया। नेचर में कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं बिना किसी होस्ट की मदद लिए। जैसे यहां पर नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इसको प्लांट की मदद लेनी पड़ी थी। अब जो दो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हो आप, कौन से दो बैक्टीरिया? एक है एजोस्पाइरलम और एक है बेटा एजोटोबैक्टर। ये दो जो बैक्टीरिया हैं बेटा, ये बिना किसी होस्ट की लिविंग, आप ये कह सकते हो फ्री लिविंग कंडीशन में नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन का कंटेंट सॉइल में बहुत अच्छा हो जाएगा। बाहर से आपको केमिकल नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत, केमिकली ऐड करने की जरूरत, आर्टिफिशियली ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ नेचुरली चल रहा है। इसके बाद ये तो बैक्टीरिया एज अ फर्टिलाइजर है।
फंजाई एज अ फर्टिलाइजर की बात करें बेटा, तो फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना करके रहता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ, जिसको माइकोराइजा कहते हैं। ग्लोमस एक एग्जाम्पल है माइकोराइजा का। ये भी म्यूचुअल एसोसिएशन है, मतलब फंजाई और प्लांट दोनों को फायदा मिल रहा है। फंजाई को रहने के लिए शेल्टर मिल गया है और खाने के लिए खाना मिल गया है। प्लांट जो खाना बनाएगा वही फंजाई खा लेगा। प्लांट को क्या फायदा मिल रहा है? प्लांट को इनसे मिलती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो फंगल हाइफी फॉस्फोरस प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करती है। ठीक है, माइकोराइजा की होने की वजह से देखो प्लांट्स को क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। अगर माइकोराइजा होता है तो उन प्लांट्स को कभी रूट बॉर्न पैथोजेंस का अटैक नहीं होता। इनकी जो टॉलरेंस पावर है सूखे को झेलने की, सैलिनिटी को झेलने की, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में देखा गया है कि ओवरऑल इंक्रीज होता है। एनसीईआरटी ने पूछा फंजाई को क्या फायदा मिल रहा होगा, मैंने पहले ही बता दिया, शेल्टर मिलता है और न्यूट्रिशन मिलती है। प्लांट को क्या क्या फायदा है, तो तीनों लिखा हुआ है। और लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर्स। ये क्या करते हैं बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का इंक्रीज होता है थ्रू फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से हैं? नॉस्टॉक, एनाबिना एंड ओसिटोलिया। कहा जाता है बेटा पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड इज राइस फील्ड। राइस फील्ड में अगर आपको चाहिए नाइट्रोजन का कंटेंट इंप्रूव हो तो केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बीजीए छोड़ दो वहां पर। बीजीए नेचुरली नाइट्रोजन को फिक्स करके सॉइल का नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देता है पैडी फील्ड्स में, और जिसकी वजह से पैडी फील्ड्स, राइस फील्ड्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, देखो लिखा हुआ है वेरी इफेक्टिव इन पैडी फील्ड, राइस फील्ड। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ऐड करने से सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है बेटा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन के कंटेंट को सॉइल में इंक्रीज कर देते हैं। तो ये 3 बायो फर्टिलाइजर्स हैं बेटा, जिनका आप इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइजर्स कर सकते हो। एक ध्यान से पढ़ोगे बेटा तो एक और लाइन दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि ऑर्गेनिक फार्मर्स ये कहते हैं, ठीक है, कि हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां पर इंसेक्ट्स दैट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट, इंसेक्ट्स को पेस्ट कहते हैं, दे आर नॉट इराडिकेटेड। क्योंकि हो सकता है बेटा नेचर में कुछ यूजफुल पेस्ट हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस पेस्ट को कंप्लीटली इराडिकेट कर लो, बट उस इंसेक्ट का लेवल ऐसा होना चाहिए कि वो प्लांट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, बट इंस्टेड बेटा क्या करना चाहिए, उसको हमें मैनेजेबल लेवल्स पर रखना चाहिए बाय कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस विद इन अ इकोसिस्टम। तो ये जो पेस्ट को मैनेज करने का, मैनेजेबल लेवल पर रखने का जो सिस्टम है, ये जो प्रोग्राम है जो ऑर्गेनिक फार्मर्स ने कहा है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा था कि मैं बीओडी आपको अलग से समझाऊंगी, तो लास्ट स्लाइड में देखो लिखा हुआ है, ठीक है, कि बीओडी क्या है। ये दोनों तो एनसीईआरटी की लाइन है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बीओडी क्या मेजर करता है बेटा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम किया जाता है जब ऑर्गेनिक मैटर पूरा का पूरा कंज्यूम या ऑक्सीडाइज कर ले बैक्टीरिया इन 1 लीटर ऑफ वाटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पतीला है बेटा, इस पतीले में क्या है, इस पतीले में वेस्ट वाटर है। इस पतीले में क्या है बेटा, इस पतीले में वेस्ट वाटर है। ठीक है, क्या है, वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है, वेस्ट वाटर का मतलब क्या होता है बेटा, अगर हम पानी को वेस्ट वाटर कह रहे हैं, गंदा पानी है, पोल्यूटेड है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होगा। ऊपर एरो का मतलब हाई है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होने का मतलब है पोल्यूशन ज्यादा है, पोल्यूशन ज्यादा होने का मतलब आप कह सकते हो बीओडी ज्यादा है। बीओडी को हम डिफाइन करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये डिमांड कौन जनरेट करता है, ये डिमांड कौन क्रिएट करता है, फ्लॉक्स, एरोबिक माइक्रोब्स, क्योंकि वो एरोबिक है, उनको ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर इस पानी से, इस पानी में माइक्रोब्स हैं जो इस पानी को साफ करेंगे, सीवेज को साफ करेंगे। ठीक है, अगर फ्लॉक्स ऑक्सीजन ज्यादा डिमांड कर रहा होगा पानी से, ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम कर रहा होगा पानी से, दैट मीन्स इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए फ्लॉक्स को चाहिए ऑक्सीजन। तो ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होंगे, फ्लॉक्स उतनी डिमांड जनरेट करेगा, उतना उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो अगर फ्लॉक्स ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है
दैट मीन्स बीओडी ज़्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। एक समय आएगा कि ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे कम हो जाएगा, तो ऑक्सीजन डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ये है बेटा, ऑक्सीजन डिमांड होता है वो डिमांड जो बैक्टीरिया को चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए होता है ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने, ऑक्सीडाइज, ब्रेक डाउन करने के लिए किसी गंदे पानी में। ठीक है, बीओडी मेजर करता है अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बाय मेजरिंग द रेट ऑफ ऑक्सीजन अपटेक बाय माइक्रोब्स। अगर ये ऑक्सीजन का अपटेक ज्यादा होगा दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, दैट मीन्स बीओडी ज्यादा है, दैट मीन्स पानी उतना पोल्यूटेड है। ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा, बीओडी ज्यादा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा, पोल्यूशन ज्यादा। ऑक्सीजन डिमांड घट जाती है दैट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर अब इतना बचा नहीं है, काफी कम हो चुका है, दैट मीन्स पोल्यूशन भी काफी कम हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था बेटा। तो इस छोटे से चैप्टर को कम से कम समय में, आपका कितना से कितना कम समय लग सके, पूरी एनसीईआरटी फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड वी हैव कंप्लीटेड, वी हैव रिवाइज्ड, वी हैव कवर्ड। आपने बस इसका बैकलॉग नहीं लगाना है, फटाफट से रिवाइज करके फटाफट से कमेंट में बता देना है कि यस मैम वी आर डन, वी आर गुड टू गो विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो हम मिलेंगे अगले सेशन के साथ। Till then, bye bye and take care everyone. God bless you. Lots of love. Bye bye everyone. Bye bye. पढ़ते रहिए. Bye bye.